नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरकेएम स्टडीज सेंटर पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं झारखंड बीएड एडमिशन के काउंसलिंग 2024 के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा कि 29 मई को आपका झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 का रिजल्ट आ चुका है। तो अब बात आती है कि काउंसलिंग प्रक्रिया जो है वो कब से स्टार्ट की जाएगी। तो यहाँ पे बहुत ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने अपने जीवन में पहली बार काउंसलिंग करने वाले हैं, जिन्होंने आज से पहले जो है वो कभी काउंसलिंग नहीं किया है। ठीक है, तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जानकारी के अभाव के कारण जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स काउंसलिंग नहीं कर पाते हैं या फिर गलत तरीके से करते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि वैसे स्टूडेंट्स जिनका मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो मेरिट लिस्ट में लगभग 46,253 स्टूडेंट्स का नाम आया है, और उनमें से बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनका नेगेटिव में मार्किंग आया है। तो क्या वैसे स्टूडेंट्स का एडमिशन हो पाएगा? इन सभी चीज़ों के बारे में वन बाय वन हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि आखिरकार कब से आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट होगी, कुल कितने काउंसलिंग होते हैं, काउंसलिंग में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा, काउंसलिंग फीस क्या रहता है, किसको किस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होता है, तथा काउंसलिंग की प्रक्रिया कैसे होती है, कैसे आपको सीट जो है वो कॉलेज में मिलता है, कैसे एडमिशन वगैरह होता है। इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं जो प्रत्येक स्टूडेंट्स के लिए आवश्यक है। सबसे पहली जो चीज़ है वो है आपका कि झारखंड बीएड काउंसलिंग के लिए जेसीई सीईबी द्वारा प्रकाशित मेधा सूची यानी कि मेरिट लिस्ट के अनुसार उम्मीदवार काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। यानी कि वैसे ही स्टूडेंट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनका नाम मेरिट लिस्ट में है। अब मेरिट लिस्ट में आपका वैसे स्टूडेंट्स जिनका पॉजिटिव मार्क्स है वो लोग का भी नाम है, जिनका नेगेटिव मार्क है वो लोग का भी नाम है। तो यहाँ पे केवल पॉजिटिव अंक वाले ही काउंसलिंग में जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जिनका नेगेटिव में मार्किंग है -1 -2, ये लोगों को यहाँ पे काउंसलिंग में मौका नहीं दिया जाता है। ठीक है, ये लोग भाग नहीं ले सकते हैं। सेकेंड जो इम्पोर्टेंट बात है वो है आपका जेसीई सीईबी द्वारा झारखंड के बीएड कॉलेजों में प्रवेश हेतु ऑनलाइन काउंसलिंग कराई जाएगी। तो काउंसलिंग जो है वो आपका ऑनलाइन कराई जाएगी। पिछले 2-3 सालों से जो है वो काउंसलिंग आपका ऑनलाइन ही हो रहा है। उससे पहले आपका ऑफलाइन काउंसलिंग होता था जिसमें आपको रांची जाकर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होता था, लेकिन अब आपका ऑनलाइन काउंसलिंग होने लगा है और यही आपके लिए बेटर है। तीसरा जो पॉइंट है वो है मेधा सूची यानी कि मेरिट लिस्ट में सम्मिलित तथा धनात्मक अंकधारक उम्मीदवार ही काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। ठीक है, केवल जिनका पॉजिटिव मार्क्स है वही लोग जो है वो यहाँ पे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उम्मीदवार को आवंटन जो है वो यानी कि जो कॉलेज में सीट आवंटन है वो सीएमएल रैंक एवं कैटेगरी रैंक के अनुसार की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि सीट आवंटन उम्मीदवारों की योग्यता सब पसंद के अनुसार की जाएगी। यानी कि कॉलेज में जो सीट अलॉटमेंट किया जाता है वो आपके रैंक के अकॉर्डिंग तथा आपके प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग किया जाता है, यानी कि आपको कौन सा कॉलेज चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है उम्मीदवार को शाखा संस्थान चयन की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है, परंतु शाखा संस्थान का चयन प्राथमिकता के अनुसार करना है। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे जब काउंसलिंग का जो है वो इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आएगा तब कि कैसे काउंसलिंग किया जाएगा। ठीक है, ताकि आपको जो है वो फर्स्ट काउंसलिंग में ही सीट अलॉट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे वही बात की गई है कि आप जो है वो काउंसलिंग में जो कॉलेज चुनिएगा उसका आप 10 कॉलेज 12 कॉलेज 15 कॉलेज जितना भी आपको चुनने को दिया जाता है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कॉलेज आपको वहाँ पे चुनना होगा ताकि आप जो है वो आपका जो है वहाँ पे सीट अलॉटमेंट हो जाए। नेक्स्ट है कि अतः उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि वे सीटों के आवंटन हेतु अधिक से अधिक पसंदीदा शाखा संस्थानों का चयन करें। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलेज आपको यहाँ पे चुनने का ऑप्शन दिया जाता है। बीएड की 85% सीटें उन उम्मीदवार के लिए आरक्षित है जिन्होंने झारखंड राज्य स्थित विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण की है। बाकी बचा 15% सीटें जो है वो खुली है, यानी कि आपका जो है 85% सीट झारखंड से जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है उसके लिए रिजर्व्ड है। बाकी जो 15% है वो अदर यूनिवर्सिटी यानी कि अदर स्टेट से जिन्होंने बीएड किया है ग्रेजुएशन किया है उसके लिए यहाँ पे रिजर्व्ड है। ठीक है, टोटल अगर हम बात करें झारखंड में तो टोटल जो है वो आपका बीएड का सीट है 13,600।
एंड यही 13,600 में आपका जो है वो 85% यानी कि 11,560 वैसे स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व है जिन्होंने झारखंड से ग्रेजुएशन किया है। इसके अलावा 2,040 सीट बचता है, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ये रिजर्व है जिन्होंने झारखंड के बाहर दूसरे स्टेट की यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पे एडमिशन के लिए मौका मिलेगा, सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पे सीट मिल सकता है। तो साधारण सी बात है कि टोटल स्टूडेंट्स जो है वो 46,253 है एंड आपका बीएड में जो सीट है वो 13,600 सीट है। तो सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पे मौका नहीं मिलेगा, सभी स्टूडेंट्स का एडमिशन होना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं कि काउंसलिंग आखिरकार कब से स्टार्ट होगा। तो देखिए रिजल्ट आपका 29 मई को आ चुका है, तो इसके एक सप्ताह बाद से आपका जो है वो काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। कम से कम आप मान लीजिए कि 10 जून से जो है वो आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। इसके 1-2 दिन पहले ही आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो 10 जून तक आप मान के चलिए कि 10 जून तक आपका जो है वो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का नोटिफिकेशन या फिर स्टार्ट जो है वो ये पूरी तरह से हो जाएगा। टोटल कितनी काउंसलिंग होती है, तो बीएड में जो है वो टोटल आपका 4 से 5 काउंसलिंग लिया जाता है, क्योंकि 13,600 सीट है एंड ये पूरा सीट भरने के लिए कम से कम इनको जो है वो 4 से 5 काउंसलिंग जो है वो हर साल करवाना पड़ता है। ठीक है, तब जाके सीट जो है वो लगभग यहाँ पे फुल होता है। अब बात करते हैं कि प्रोसेस क्या है, काउंसलिंग जो है वो कैसे करना होता है। तो काउंसलिंग करने के लिए आपको जो ऑनलाइन अप्लाई करना होता है, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होता है, जिसमें आपको कम से कम 10 कॉलेज का सिलेक्शन करना होता है। बहुत से लोगों जिनका अच्छा रैंक है वे लोग 5, 6, 3, 4 कॉलेज भी सिलेक्शन करते हैं। जिनका थोड़ा ख़राब रैंक है, ज़्यादा रैंक है, तो वे लोग जो है वो कम से कम 10 कॉलेज 15 कॉलेज का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो काउंसलिंग में आपको ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक ऑनलाइन जो है वो फॉर्म फिलअप करना होता है, जिसमें आपको यूनिवर्सिटी एंड आपको कौन कौन सा कॉलेज चाहिए वो आपको डालना होता है। यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं कि देखिए कैसे आपको कॉलेज का सिलेक्शन करना होता है। लगभग यहाँ पे 10 कॉलेज का सिलेक्शन किया गया है, तो आप भी 10 कॉलेज 15 कॉलेज का सिलेक्शन कर सकते हैं। किस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है, कौन सा कॉलेज आपको अच्छा लगता है, तो उसमें आप एडमिशन करवा सकते हैं। तो बस इतना ही काउंसलिंग में पार्टिसिपेट जो है वो करना होता है, इतना ही काम होता है। ठीक है, उसके बाद काउंसलिंग की फ़ीस क्या है। तो काउंसलिंग की जो फ़ीस है वो अगर हम आपको बताएं तो जनरल के लिए 400 रुपया, ओबीसी OBC2 के लिए मतलब कि BC1 BC2 के लिए आपका 400 रुपया एंड ST SC एंड ऑल कैटेगरीज ऑफ वुमेन। ठीक है, सभी कोटिवार के महिलाओं के लिए जो है वो 250 रुपया आपको देना होता है। ठीक है, एक स्टूडेंट क्या एक से ज़्यादा काउंसलिंग कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। एक स्टूडेंट जिनका मान लो रैंक जो है वो 5,000 है, वो फर्स्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सेकंड में भी कर सकते हैं, थर्ड में भी कर सकते हैं, फोर्थ में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एक स्टूडेंट जो है वो जितना बार काउंसलिंग होता है उतना बार पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई भी यहाँ पे लिमिट जो है वो नहीं है। ठीक है, इसके अलावा और कौन सी बातें हैं, तो यहाँ पे देखिए काउंसलिंग की अगर हम बात करें, जैसे कि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का आपका नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद क्या होता है कि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का डेट दिया जाता है कि कब से स्टार्ट है, लास्ट डेट कब से है। उसके बाद एक आपको 1 दिन का टाइम दिया जाता है, जहाँ पे अगर आपने कॉलेज सिलेक्शन में या फिर कॉलेज जो फॉर्म फिलअप करते हैं उसमें अगर कॉलेज गलती से कुछ डाल दिए तो उसको सुधार कर सकते हैं, तो उसका 1 दिन ऑप्शन दिया जाता है। फिर आपका लगभग 3 से 4 दिनों में प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर जारी कर दिया जाता है, यानी कि आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको कौन सा कॉलेज मिला है वो आपको एक लेटर के तहत जो है वो जारी कर दिया जाता है। एंड उसी लेटर में एक डेट मेंशन रहता है कि आप जो है वो इतना से इतना डेट के बीच में जिस भी कॉलेज में आपका सीट अलॉटमेंट हुआ है वहाँ पे जाके आप एडमिशन करवा लीजिए। ठीक है, एंड इतना प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद फिर जो है वो आपका सेकेंड राउंड काउंसलिंग का नोटिफिकेशन निकलता है। तो सबसे पहले आपका फर्स्ट राउंड काउंसलिंग होगा, उसका एडमिशन प्रोसेस ख़त्म होने के बाद फिर आपका सेकेंड राउंड काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आएगा। फिर आपका सेकेंड राउंड काउंसलिंग के तहत जितना भी स्टूडेंट का सीट अलॉटमेंट हो जाता है उसके बाद जाके आपका थर्ड राउंड काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आता है। तो एक थोड़ी लंबी प्रोसेस है, आपका पूरा जो काउंसलिंग प्रक्रिया समाप्त होने में लगभग 2 से ढाई महीने लग जाएगा। ठीक है, 4-5 काउंसलिंग होना है, लगभग 2 से ढाई महीने जो है वो आपका लग ही जाएगा, इससे थोड़ा ज़्यादा भी लग सकता है। तो अभी आपको क्या करना है, तो अभी वैसे स्टूडेंट्स जिनका यहाँ पे जो है वो 1 से लेकर 10,000 के बीच में रैंक है वो लोगों को फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में मौका मिलने वाला है। ठीक है, ये बात भी आप समझ लीजिए। जैसे ही फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आएगा तो बहुत सारे स्टूडेंट इस बात से में कन्फ्यूजन में रहते हैं कि क्या
सभी स्टूडेंट उस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में आपको प्रत्येक साल लगभग 1 से लेके 10,000 तक जिसका रैंक होता है वही लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सेकेंड राउंड काउंसलिंग में लगभग 10,000 एक से लेकर 30,000 के बीच जिसका रैंक रहता है वे लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर आपका थर्ड राउंड काउंसलिंग में आपका 30,000 से लेकर जितना 40,000 45,000 के बीच में जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसी तरह जो है वो प्रोसेस चलती है। एक काउंसलिंग में सभी स्टूडेंट पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में मान लीजिए कि 10,000 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया, इनमें से 4-5,000 स्टूडेंट्स को सीट अलॉट होता है, बाकी को नहीं होता है। तो वे लोग जो है जो बच गए हैं वे लोग आगे सेकेंड राउंड काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है। अब बहुत से स्टूडेंट ऐसा सोचेंगे कि 1 से 10,000 रैंक के बीच में जितना भी स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं वे लोगों को कॉलेज मिल जाना चाहिए। तो ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो अपने रैंक के हिसाब से कॉलेज का सिलेक्शन नहीं करते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी का रैंक है 1000 CML रैंक है और वे लोग जो है वो 5 अगर कॉलेज का नाम सिलेक्ट किए हैं एंड 5 का नाम जो है वो सेमी गवर्नमेंट का सिलेक्शन कर दिए हैं, तो उनका जो है यहाँ पे चांस कम हो जाता है। भले रैंक अच्छा खासा है लेकिन कॉलेज का सिलेक्शन अच्छा से नहीं करने के कारण जो है वो यहाँ पे सिलेक्शन नहीं होता है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाए, लेकिन आप खुद सोचिए कि झारखंड में केवल गवर्नमेंट कॉलेज आपका 4 है। उनमें से भी एक जो गवर्नमेंट कॉलेज है ओनली गर्ल्स के लिए है। बाकी जो 3 गवर्नमेंट कॉलेज है जिनमें आपका 100 सीट है यानी कि 300 सीट है, ये आपका कोएड है यानी कि गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए। ठीक है। तो कॉलेज से रिलेटेड अगर आपको डिटेल चाहिए तो उसके रिगार्डिंग मैंने आपको पहले भी एक वीडियो के तहत बता दिया है कि झारखंड में कितने कॉलेज हैं, कितने गवर्नमेंट हैं, कितने सेमी गवर्नमेंट हैं, यूनिवर्सिटी वाइज कॉलेज, सभी चीज़ें के बारे में मैंने आपको बता दिया है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा अगर आपको कॉलेज के बारे में जानकारी चाहिए तो। ठीक है। तो यहाँ पे ओनली 300 सीट है गवर्नमेंट कॉलेज का एंड जिनका 1000 रैंक है वे लोग भी डाल देते हैं, तो उन लोग का चांस जो है वो यहाँ पे ना के बराबर जो है वो हो जाता है। ठीक है। तो आप लोगों को कॉलेज का सिलेक्शन जो है बहुत अच्छे से करना होगा। हालांकि जब फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा उस दौरान हम आपको बता देते हैं कि कैसे आपको कॉलेज का सिलेक्शन करना होगा, ताकि आपको फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के तहत ही कॉलेज मिल जाए। क्योंकि बार बार काउंसलिंग करके कोई फ़ायदा नहीं होता है, केवल आपका यहाँ पे पैसा जो है वो वेस्ट हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे लगभग मैंने आपको सारी डिटेल बता दी काउंसलिंग के रिगार्डिंग। इसके अलावा वैसे स्टूडेंट्स जिनका 1 से 1000 के बीच में रैंक है, ठीक है, वे लोगों का काउंसलिंग जल्द स्टार्ट हो जाएगा। वे लोग तब तक क्या करें कि अपना कुछ डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें ताकि एडमिशन में उसको दिक्कत ना हो। ठीक है। जैसे कि आपका आवासीय प्रमाण पत्र, कास्ट प्रमाण पत्र, ठीक है, जाति प्रमाण पत्र हो गया, माइग्रेशन सर्टिफिकेट आप अपना ग्रेजुएशन का निकाल के रख सकते हैं अगर आपका अदर यूनिवर्सिटी है तो। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जिसको हम लोग TC कहते हैं, CLC भी आप निकाल के रख सकते हैं क्योंकि इसके बिना आपका एडमिशन नहीं होगा। सीट अलॉटमेंट लेटर आपको ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगा जब सीट अलॉट किया जाएगा। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जैसे कि इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट, रेसिडेंस एंड ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, CLC, माइग्रेशन, ये सब चीज़ें आप जो है वो निकाल के अपने कॉलेज से रख सकते हैं। ठीक है। तो यही सब जानकारी थी आपको काउंसलिंग के रिगार्डिंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसके बारे में नहीं जानकारी होती है। अगर इसके अलावा भी आपको काउंसलिंग के रिगार्डिंग कोई अपडेट चाहिए, कोई दूसरा सवाल है, तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है। एंड आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो सकते हैं क्योंकि जैसे ही कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है हम आपको उस चैनल के मदद से जो है वो इन्फॉर्म कर देते हैं। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ।